आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कांटी थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव के समीप बड़े वाहन की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। एईएस की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। और जिले के 4 छात्र यूक्रेन से सकुशल अपने घर लौटे, परिजनों के चेहरे पर लौटी रौनक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर गांव के समीप सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क जाम कर बवाल काटा। जिले में रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला कांटी थाना क्षेत्र के सरमस्तपुर के समीप की है, जहां बड़े वाहन की ठोकर लगने से गणेश भगत की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग करने लगे। सूचना मिलते ही कांटी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। करीब 1 घंटे बाद आवागमन सुचारू रूप से चालू हुआ। पीड़ित परिवार का कहना था कि सरकार के द्वारा जो अनुदान मिलता है वह मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार इस जगह पर ब्रेकिंग नहीं होने के कारण आए दिन बड़ी घटना हो रही है। एनएचआई के द्वारा कोई पहल देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं एनएच पर लंबी कतार लग जाने के कारण राहगीरों के साथ साथ गाड़ी चालक को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब आधा घंटा पहले हुआ है। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मधुबन के रहने वासी है वो। अच्छा, वो बेचारा पान बेचता है, पान बेच के भरण पोषण करता है पूरा परिवार का। और उसका ढंग का ऐसा हो गया है, वो बेचारा जा रहा था पान बेचने। अच्छा, अभी हुआ है? अभी 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 कौन मारा है? डंपर वाला मारा? नहीं, कौन मारा? तो कोच वाला। हाँ, मारा कोच वाला मारा। हमको जो मुआवजा है सरकार, हमको गरीब है, हम लोग कमा के खाने वाले हैं, पान बेच के खाते हैं, कसैली बेच के खाते हैं। हमको मुआवजा यहाँ चाहिए तो हम यहाँ से साइड होंगे, हम थाना पुलिस नहीं जाएंगे। कितना बजे घटना हुआ है? ये घटना हुआ है, क्या बजे घटना हुआ है? 7 बजे। 7 बजे थाना क्या बजे अलग है? 9:30 में थाना आया है। 9:30। मांग क्या करती है? मांग करते हैं जो गरीब है उसको मुआवजा चाहिए, से गरीब का कोई आगे अथी हो सकता है। से आ रहे थे हर बार, ये बस वाला का दिक्कत गलती नहीं है। हर बार यहाँ से कट मारा है, कभी पूरा स्कूल तक हाईवा पकड़ाया हुआ है, तभी पकड़ा ये तो सर जख्मी है। मेरा चाचा जी जो है कि गाँव बगल में है, उधर से आ रहे थे साइकिल से। हुआ गणेश भगत। अच्छा, कितना उम्र होगा? 73 साल। क्या करने आज जा रहे थे? मुजफ्फरपुर पान बेचते हैं। अच्छा, साइकिल से जा रहे थे? हाँ, साइकिल से है। जर्दा कसैली पान बेचते हैं। हाँ, रॉन्ग साइड में है। समरनाले सभा कक्ष में एईएस की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समरनाले स्थित सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एईएस को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों और चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि चमकी बुखार की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि एईएस पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर विभिन्न कोषांगों के द्वारा किए गए कार्यों के अलावे प्रचार प्रसार, जन जागरूकता कोषांग की अहम भूमिका होगी। डीएम ने अधिकारियों को कहा कि जागरूकता अभियान में तेजी लाएं, ताकि चमकी को धमकी दी जाए। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि सभी परिवारों तक हमें पहुंच बनानी होगी, गांव ही नहीं बल्कि वार्डों तक पहुंचना होगा। साथ ही विभिन्न माध्यमों से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, ताकि हर व्यक्ति को जागरूक किया जा सके। डिपार्टमेंट और जितने भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट हैं जिनके कन्वर्जेंस की आवश्यकता होती है, सभी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की गई है। इसमें हम लोग एकदम ज़ीरो कैजुअलिटी के अप्रोच के साथ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि जिस तरह से पिछले साल हम लोगों ने इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया था, इस बार हम लोग चाहेंगे किसी तरह की कैजुअलिटी नहीं हो। हम लोग का उद्देश्य होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकें। जो भी ऐसे यदि बच्चे पीड़ित होते हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो जाए और आइडेंटिफिकेशन होकर तत्काल उनको ट्रीटमेंट मिल जाए।
ये हम लोगों का अप्रोच रहेगा और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम लोगों के पास सबसे बड़ी बात है कि अनुभव भी है पिछले साल का और इस बार भी हम लोग इसी अप्रोच पे काम करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है अवेयरनेस। यदि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहेगी, इसके कारणों के बारे में जानकारी रहेगी और शीघ्र ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो जैसा पिछला एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एडीजे 11 ने 10 साल पूर्व हुए हत्याकांड मामले का सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 11,000 जुर्माना सजा सुनाई। हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए एडीजे 11 मुकुंद कुमार ने शुक्रवार को दोषी काटी थाना के मयासा निवासी कुलदीप महतो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 11,000 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। उसे आईपीसी की 2 धाराओं में सजा सुनाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता राधा मोहन सिंह ने बताया कि मायसाहा पुलिया के पास 23 जुलाई 2010 की रात स्थानीय महादेव महतो की हत्या कर दी गई थी। उनके पुत्र राजेश महतो ने कांटी थाना में कुलदीप महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद 28 सितंबर 2010 को कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 11 गवाही ने सपोर्ट किया घटना को और 28/2 को श्री मुकुंद कुमार जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 साहब के यहाँ से उनको जो है 323 और 302 में दोषी पाया गया। आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10,000 रुपये जुर्माना भी सजा सुनाई गई है। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ राधा मोहन सिंह। मैं इसमें मुदई के तौर पर मुदैया के तरफ से एपीपी कृष्णदेव शाह के साथ साक्ष्य में संकलित करने में मैं अपने आप से सहयोग किया और मेरे जूनियर अधिवक्ता होमा परवीन भी मेरे साथ सहयोग में रही। सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही बैंकर्स कॉलोनी में रिटायर्ड नेवी जवान के घर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित गोबरसही बक्सर कॉलोनी में रिटायर्ड नेवी जवान आलोक कुमार के बंद घर में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय वे अपने एएनएम पत्नी को पहुंचाने सदर अस्पताल में गए हुए थे। घर से धुआं निकलने पर मोहल्ले के लोगों को जानकारी हुई। इसके बाद पड़ोसियों ने उन्हें मामले की सूचना दी। इसके बाद वे आनन फानन में घर पहुंचे। वहीं मामले की सूचना सदर पुलिस व दमकल को दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और सदर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गृहस्वामी ने बताया कि उनके घर में रखा फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, डाइनिंग टेबल सहित 3 लाख की संपत्ति जल गई है। काफी प्रयास करने के बाद आग पर काबू पाया गया है। संभावना है कि कमरा में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। उनकी पत्नी मीनापुर में एएनएम है। उनका प्रशिक्षण सदर अस्पताल में चल रहा था। वे घर को बंद करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ने गए थे। इसी बीच घटना हो गई। इधर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। करीब 3 लाख की संपत्ति को नुकसान होने की बात बताई गई है। जांच की जा रही है। की सूचना मिलने पर फायर स्टेशन से सूचना मिली, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय थाना से एमटी वाहन लेके यहाँ गैस घर की सूचना मिलने के कारण गोबरसही के स्थान पे साइंस कॉलेज के बगल में घर के अंदर में फ्रिज में लगी आग को पूरा घर के आग को नियंत्रण पाए। पूरा आसपास का घर बचत हुई नहीं है। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? लगभग 2 लाख रुपए का क्षति हुई है, जिसमें टीवी, फ्रिज इत्यादि, मोबाइल, कुर्सी सब इत्यादि सामान है। का पता एक मित्र के फ़ोन के द्वारा मुझे चला है। मैं यहाँ मौके पर आके देखा तो यहाँ बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो चुका था। 2-2.5 लाख का संपत्ति जल के राख हो चुका है। अच्छा, ठीक है। समय से अगर फायर ब्रिगेड या थाना की गाड़ी नहीं आती तो बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी। अच्छा। आग ज़्यादा एरिया में फैल सकता था। हाँ। आग ऐसे कितना का नुकसान हुआ होगा? 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है इनका। अच्छा, तो मतलब आपको सूचना मिलने के बाद आपने थाने को सूचना दी या फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी? नहीं, मैंने पहले थाना को सूचना दी, उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड और थाना एकदम सही समय पर आ गए, जिससे आग पर नियंत्रण पाया जा सके।
गुरुवार को हुए साहिबगंज इलाके में गोलीबारी में पैक्स अध्यक्ष और उसके भाई की मौत के बाद शव जैसे ही गांव में पहुंचा तो पूरे इलाके में मातम पसर गया। पैक्स अध्यक्ष राजेश सहनी और भाई मुकेश सहनी हत्या मामले में शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करा, परिजनों को शव सौंप दिया। शव गांव में पहुंचते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया। घर के लोगों में चीख पुकार मच गई। एक तरफ पूरे गांव में सन्नाटा तो दूसरी तरफ मृतक के घर में लोगों की भीड़ जुटी रही। दिन भर जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहा। वहीं शुक्रवार को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मृतक के घर पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस सजग रहती तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। आपको बता दें कि गुरुवार को मछली मारने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना में कई राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें पैक्स अध्यक्ष समेत दो भाइयों की मौत हो गई थी। इधर मामले में शुक्रवार को एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि जो अभी तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और जो इंज्यूरी देख के लग रहा है कि वो 12 बोर का राइफल था, उसके द्वारा यह घटना हुई है। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 लोग मुख्य अभियुक्त हैं। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले का जांच किया जा रहा है। व्यक्तियों की जिसमें से की हत्या हुई है, इस मामले में मछली मारने को लेकर के, मछली पालन को लेकर के वहाँ पे तालाब में विवाद था। विवाद के पश्चात में दोनों पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में एक पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई, जो कि 12 जो अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और जो इंजरी देख के लग रहा है वो 12 बोर का जो है राइफल था, उसके द्वारा हुआ है। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया थाने में। टोटल 5 लोगों को अरेस्टिंग की गई है, जिसमें 3 लोग मुख्य अभियुक्त हैं और उनकी अरेस्टिंग हो गई है। इसके अलावा जो हत्या में या घटना में जो प्रयुक्त हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया। सर, इसमें कितने लोग टोटल इन्वॉल्व हैं और भारी संख्या में सर फायरिंग की बात आ रही है? नहीं, देखिए, जो इंजरी है भारी संख्या में नहीं, अभी तक के जो डबल बैरल राइफल का है उसका इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने प्लेस ऑफ अकरेंस को भी देखा है। अगर भारी संख्या में फायरिंग की बात होती तो डेफिनेटली ब्लैंक कार्टेजेस वहाँ मिलते और इंजरी इस तरीके की नहीं आई है, तो उसमें जिस तरह की इंजरी पोस्टमार्टम में आएगी उसके अनुसार हम लोग आगे करेंगे। हथियार जो सर जब्त की है, लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी? इस सभी मामले में जांच हो रही है। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। Okay. हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में।
कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उन
से आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। खुदीराम बोस खेल मैदान में बिहार राज्य विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरुआत किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बिहार राज्य विद्यालय फुटबॉल अंडर 14 प्रतियोगिता का शुक्रवार को विधिवत उद्घाटन कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्टेडियम में सांसद अजय निषाद, मुख्य अतिथि मेयर राकेश कुमार पिंटू, अपर समहर्ता अजय कुमार, वशिष्ठ अतिथि एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, वार्ड 21 के पार्षद केपी पप्पू के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित, झंडोत्तोलन और गुब्बारा उड़ाकर किया गया। यह प्रतियोगिता 4 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के सारे मैच नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर और खुदीराम बोस स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहले दिन कुल 6 मैच खेले गए। मैच के परिणाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला मैच खगड़िया और शेखपुरा के बीच खेला गया, जिसमें खगड़िया ने शेखपुरा को 6-0 से पराजित कर दूसरे चक्र में प्रवेश किया। दूसरे मैच में मधेपुरा ने गोपालगंज को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। तीसरा मैच गया और किशनगंज के बीच खेला गया, जिसमें गया ने किशनगंज को 4-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। चौथा मैच सारण और शिवहर के बीच खेला गया, जिसमें सारण ने शिवहर को 3-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। पांचवा मैच सिवान और दरभंगा के बीच खेला गया, जिसमें सिवान ने दरभंगा को 1-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। छठा मैच बक्सर और जमुई के बीच खेला गया, जिसमें बक्सर ने जमुई को 2-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। साल से कम एज के बच्चे हैं और स्कूली छात्र हैं सरकारी के, उनका एक आयोजन कराया है। एक बहुत अच्छा पहल है। इससे जो खेल का बढ़ावा मिलेगा और जैसा आप जानते हैं कि आज के दौर में जहां लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का भी बच्चों पर, तो एक तरह से समझिए कि मानसिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए खेल का मतलब बच्चे में खेल की भावना होना बहुत जरूरी है। 2 साल से खेल बंद था कोरोना के कारण, जी से इसकी शुरुआत हुई। यही बात देखिए, बिना सरकारी पहल के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइवेट लोग धीरे धीरे बहुत पीछे हट गए हैं। सरकार को अब इसमें आगे आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। क्योंकि कोरोना काल से विगत 2 वर्षों से कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, जिसके कारण बच्चे भी घर में बैठे बैठे दुखी हो रहे थे। अब ये है कि अब यहाँ पर प्रतियोगिता शुरू हुई है, जैसे कबड्डी का, खेल का, सभी क्षेत्र में आज जैसे यहाँ पर फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जिले सभी राज्य के सभी जिले से खिलाड़ी आए हैं और बहुत अच्छा यहाँ प्रतियोगिता होने वाला है। शहर के शाहू कॉलोनी में यूक्रेन से लौटे छात्र उज्जवल के माता पिता ने मिठाई खिलाते हुए गले लगाया। यूक्रेन से लौटे साहू कॉलोनी के छात्र उज्जवल कुमार का घर पर स्वागत किया गया। माता पिता ने बेटे को मिठाई खिलाई और गले लगाया। उज्जवल से मिलने उनके रिश्तेदारों और शुभचिंतकों सहित पूरे मोहल्ले के लोग पहुंचे और उनकी सकुशल वापसी के लिए ईश्वर का आभार जताया। उज्जवल ने बताया कि बाकी देश की सरकारों ने 16 फरवरी को ही निर्देश जारी कर अपने देश के छात्रों को वापस बुलाने को कहा था, लेकिन अपने देश की सरकार ने थोड़ी देर कर दी। सरकार से चूक तो हुई, लेकिन हम सकुशल वापस लौट आए। उज्जवल ने बताया कि हालत बहुत खराब है। हर वक्त हम लोगों ने डर के साए में गुजारे हैं। बमबारी की आशंका हमेशा बनी रहती थी। उज्जवल ने बताया, हम यूक्रेन के ओडिशा सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वहां से हम लोगों को करीब 250 भारतीय छात्र 4 बस में रोमानिया के बॉर्डर के समीप पहुंचे। वहां से करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर बॉर्डर के पास पहुंचे। रास्ते में कुछ स्वयं सेवकों ने हम लोगों की मदद की। सर, पैनिक का माहौल तो था ही, क्योंकि सब लोग फ्यूरियस थे, डरे हुए थे और कठिनाई हुई कि यही हमें बहुत मतलब डिस्कम्फर्ट हुआ थोड़ा यूक्रेन में ट्रैवल करने में। लेकिन हम लोग जब रोमानिया पहुंचे तो सब बॉर्डर के रास्ते तो सब कुछ स्मूथली हुआ। हम लोग को पिकअप कर लिया गया
और हम लोग को फ्लाइट में डाल के। लगभग कितने बिहार के लोग रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, स्टूडेंट? मैं अभी जहाँ पे आया हूँ उसमें लगभग 20 थे, 20-25 तो होंगे। वहाँ की जो समस्या थी वहाँ के यूक्रेन गवर्नमेंट के, क्या क्या मदद मिला आप लोग को? सर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से तो मुझे नहीं लगता कुछ मिला। इंडियन एम्बेसी से क्या मदद मिली? इंडियन एम्बेसी से असिस्टेंस हमको मिला। इंडियन एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया है आपको सारा प्लेन वगैरह, सारा रेसिडेंस वगैरह, जो हम टेम्पोररी वहाँ रहे थे, जो एनजीओज वगैरह थे वो इंडियन एम्बेसी के अंडर गाइडलाइंस, अंडर प्रोटोकॉल काम कर रहे थे, तो इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को निकाला। लगभग कितने दिन वहाँ मुसीबतों से सामना करना पड़ा? सर जब तक हम लोग वहाँ थे ना यूक्रेन में, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वही मुझे मुसीबत वाला लगा। जब हम लोग रोमानिया पहुंच गए तो सब कुछ एकदम सिचुएशन सही था। ऑफ कोर्स बॉर्डर पे रश था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली हम सबको निकाल दिया और अच्छे से मतलब रखा, अच्छे जगह पे रखा, अच्छा खिलाया और लिस्ट बनाए कि किनको प्रायोरिटी दिया जाए। जिनकी स्टैंप लगी थी पहले उनके बेसिस पे उनको प्रायोरिटी दिया गया और उनको फ्लाइट में एक एक करके बैठा के भेज दिया गया। आपका एक विजुअल आया था, वीडियो 1 मिनट का आया था, जो हमारे माध्यम विकास जी और भोपाल जी के माध्यम से हमें चैनल पर मिला। पहला न्यूज हम लोग आपका कवरेज करके दिखाए, तो क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से यहाँ की जो दर्शक है और इंडियन गवर्नमेंट को? टाइम तो ऑब्वियस है, आप बॉम्ब्स की आवाज आप सुनिएगा अपने खिड़की से बैठ के, तो आप पैनिक तो होइएगा ना सर, ह्यूमन नेचर है ना। तो वही बस बताया, वही जिस आप सिचुएशन है मैंने वो सब बताया कि सिचुएशन खराब था, सही में खराब था, आवाजें आ रही थी बॉम्ब्स की। अब अपने आंख से हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि फॉर्चुनेटली हम लोग ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में रह के हम लोगों ने अपने आंख से बॉम्ब्स वगैरह नहीं देखा, लेकिन जो अदर पार्ट ऑफ यूक्रेन में उन्होंने देखा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी। इंडियन गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के क्या कुछ कहेंगे? बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इंडियन गवर्नमेंट को। जिले के छात्र योगेश यूक्रेन से लौटने के बाद वहां के खौफनाक मंजर की दास्तां लोगों को सुनाई। रूस यूक्रेन की युद्ध के बीच भारतीय मूल के हजारों छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रोमानिया बॉर्डर आने तक मौत का साया बना रहा। इस बीच छात्रों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। मेडिकल का छात्र योगेश गुरुवार को अपने घर लौट आया। यूक्रेन में खौफनाक मंजर की पूरी दास्तां बयां कर योगेश ने बताया कि यूक्रेन से 900 किलोमीटर दूर रोमानिया बॉर्डर पहुंचना बहुत मुश्किल था। भयावह स्थिति में सभी अपना जान बचाने में लगे थे। खाने पीने पर आफत बन गई। यूक्रेनी सेना पहले अपने देश के लोगों को बचाने में लगे थे। उनका व्यवहार भारतीयों के साथ प्रति विपरीत रहा। भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मदद रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचने में छात्रों को नहीं मिला। योगेश के घर पहुंचते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आसपास के लोग भी योगेश से मिलने गांव पहुंचे। कांटी थाना क्षेत्र के लश्करीपुर पंचायत के छपरा धर्मपुर यदु निवासी शैलेश कुमार उर्फ गुड्डू सिंह का पुत्र योगेश कुमार है। तो अच्छा है, लेकिन अब पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हमारे घर के लिए अच्छा है। कुछ परिवार है जिनके लिए अभी भी वही हालात है जो हमारे यहाँ 10 दिन पहले था, तो इसलिए जल्द सरकार का सहयोग कितना संतोषप्रद रहा? संतोष फल तो जब वही तक था जब हम रोमानिया क्रॉस कर गए। उससे पहले हमारे लिए वो असंतुष्ट छोड़िए, वो 0 से भी नीचे था। स्थिति कैसी थी वहाँ पे? स्थिति ऐसी थी कि कब कहाँ बम गिर सकती है वो हमें नहीं पता। तो हमें जब बस भी किए तो हमें बच के चलना है। हमने बहुत रास्ते बदले। जो रास्ता हमें जल्दी से जल्दी कवर हो सकता था उसको हमें 14 घंटे 15 घंटे में करना पड़ा। रोमानिया बॉर्डर तक आने में कितना बड़ा जो सो संघर्ष का सामना करना पड़ा? रोमानिया बॉर्डर तक आने में ही संघर्ष था, उसके बाद तो कोई संघर्ष वैसा नहीं था। मेन था रोमानिया बॉर्डर में आने में दिक्कत हुई हमें। उसके बाद सरकार थी, लेकिन जहां हमें बहुत ज़रूरी थी कि सरकार हमें कुछ मुहैया कराए या कुछ भी कराए, अब वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में ला रहे हैं। तो फ्री में लाना वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है। आप अगर हमें बॉर्डर के इस पार से ला रहे हैं, हमें उस साइड से लेके आते, आप फ्री में नहीं पैसे लेके ही लेके आते, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लगता कि आप हमें कुछ सपोर्ट है, बैकअप है। लेकिन वहाँ पे हमारे लिए बैकअप नहीं था। वहाँ जो थे सो हम खुद थे। हम सीनियर, हमारे जूनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर जो सीनियर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम, तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट करके अभी तक एक दूसरे को। रोमानिया बॉर्डर से कितने दूर पे आप लोग रहते थे? यूक्रेन में हम लोग रोमानिया से 800-900 किलोमीटर दूर थे, जिसे हमें बस के द्वारा जाना पड़ा। यूक्रेनी जो फौजी थे और वहाँ यूक्रेनी के जो लोग थे
उनका कैसा स्थिति था आप लोगों के प्रति, कैसा ट्रीटमेंट? पहले तक तो जब तक वॉर नहीं हुई थी, यूएन की मीटिंग नहीं हुई थी, तब तक अच्छा था। जब से यूएन में उन्होंने वोट नहीं दिया, न्यूट्रल हो गए भारत में, तब से हमें दिक्कत का सामना शुरू हो गया। क्योंकि लोग तो अच्छे से व्यवहार करते, लेकिन जो फौज थी उनका व्यवहार हमारे प्रति बदल चुका था। क्योंकि पहले हम भी रोड पे घूमते थे तो हमें कोई पुलिस नहीं कुछ करती थी, या फिर हमें कभी कोई दिक्कत होती थी पुलिस आ जाती थी। लेकिन जो उस दिन उस रात का जो व्यवहार था वो हमारे लिए एकदम विपरीत था। 72 घंटे के सफर तय कर यूक्रेन से लौटकर अपने गांव पहुंचे आनंद ने महादेव के मंदिर में मत्था टेका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 72 घंटे का सफर तय कर गुरुवार की शाम MBBS द्वितीय वर्ष का छात्र आनंद मोहन मुशहरी प्रखंड के सुतिहाड़ा गांव पहुंचा। घर पहुंचने से पहले इसने पास के ही गांव बहादुर छपड़ा स्थित बाबा दूधनाथ महादेव मंदिर में मत्था टेका। मां अनीता देवी और दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आनंद मोहन ने बताया कि यूक्रेन में आपातकाल लागू होने के बाद वहां की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। बस से 13 घंटे में करीब 650 किलोमीटर की दूरी तय कर यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से 10 किलोमीटर पहले पहुंचा। विशेष रूप से सुरक्षित महसूस कर रहा हूं कि अब मैं अपने वतन लौट चुका हूं। यहाँ मैं पूरी तरीके से भारत के प्रति यूक्रेन का क्या रवैया थी? यूक्रेन चाहता था कि भारत हमें हर तरह से मदद करे। जैसे लड़ाई में रशिया के साथ ऑलरेडी भारत का संबंध अच्छा है, लेकिन भारत इस विषय में ये कहा कि मैं रशिया और यूक्रेन आपस में बात को सुलझा लें, क्योंकि किसी भी देश का ये लड़ाई बॉर्डर से है। आप इसको बॉर्डर को सुलझा लीजिए बैठ के, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि किसी भी देश के साथ इसका रिलेशन खराब हो। इसलिए यूक्रेन और रशिया के विवाद में भारत ने अपने हाथ पीछे खींचे थे। कितना मशक्कत करना पड़ा आपको यहाँ पर आने में, भारत आने में? भारत आने में मुझे जो भी समस्याएं थी वो बॉर्डर के उस पार थी। जैसे यूक्रेन में जो बॉर्डर क्रॉस करने में थी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ काफ़ी कम रहते थे। भी पूरे कंट्री से लोग, अलग अलग देश के लोग वहाँ रहते थे। सब लोग अपने घर लौटना चाहते थे, इसलिए भीड़ होने की वजह से और लिमिटेशन भी थी कि इतने एक दिन में इतने निकलेंगे, और इस वजह से वहाँ भीड़ थी और भीड़ में समस्या होती थी। एक तरह से टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, वहाँ का मौसम काफ़ी ठंडी होती है। इस सब चीज़ों को वहाँ पे समस्या थी। क्या नाम हुआ, कहाँ करने वाले हुए? मैं आनंद मोहन, मैं बेसिकली बिहार मुजफ्फरपुर तक के आनंद मोहन यहाँ नहीं आए हुए थे, तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आखिर अब होगा क्या? जब बच्चे हमारे हाथ में आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, तो अब संतुष्टि महसूस हो रहा है कि बच्चे अब हमारे घर में आ गए। सरकार से अब यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो यूक्रेन से बच्चे आए हैं उनको एजुकेशन का कुछ सिस्टम यहाँ सुधार दिया जाए। एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा स्थानांतरण होने पर ADJ 1 और 2 को विदाई दी गई। जिला एडवोकेट एसोसिएशन के द्वारा शुक्रवार को सिविल कोर्ट में ADJ 1 राकेश कुमार मालवीय और ADJ 2 राधे श्याम शुक्ला ने स्थानांतरण पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। ADJ 1 राकेश कुमार मालवीय को प्रमोशन के साथ गोपालगंज ट्रांसफर हुआ है, वहीं ADJ 2 राधे श्याम शुक्ला का प्रमोशन के साथ ट्रांसफर नवादा सिविल कोर्ट में हुआ है, जिसे लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने दोनों जजों को बधाई दी। साथ ही उन्हें बेंच और बार के बीच के आपसी सामंजस्य को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं को इस प्रकार का आयोजन करने के लिए बधाई भी दी। एडवोकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामशंकर सिंह, महासचिव एडवोकेट बीरेंद्र कुमार लाल सहित कई अधिवक्ताओं के द्वारा दोनों जजों को बुके देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसके द्वारा यहाँ से जाने वाले 2 एडिशनल सेशंस जज जो प्रमोट होके क्रमशः गोपालगंज और नवादा प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट होते जा रहे हैं, उनके विदाई के लिए यह समारोह का आयोजन किया गया है। ये बड़ा ही सराहनीय है, क्योंकि बार और बेंच बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। दोनों के संबंध रेसिप्रोकल्स हैं और आपसी सहमति और सामंजस्य से जो न्याय की गाड़ी है ये बड़े सुचारू रूप से चलेगी। जिसके लिए एसोसिएशन
रामशरण बाबू अध्यक्ष, लाल साहब महासचिव, उमेश बाबू जो स्टेट बार काउंसिल के एक्स मेंबर हैं, राम बाबू सिंह साहब और तमाम वरिष्ठ अफसर जो होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।